हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट। हमने लास्ट टर्न पे ये स्टडी किया था बेटा कि एक पर्टिकुलर जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट है वो किस तरीके से बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। अब इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बेसिस पे अब हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ की जो ये भी पर्टिकुलर ड्राइंग्स थी मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ड्राइंग में हमारे पास बहुत सारे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो द फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे और फीमेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। इन द मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ज़्यादातर में एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है और तीन डीजनरेट हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा था, वाइल दी अदर थ्री डीजनरेट। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर जो फंक्शनल रहता है वही डेवलप करता है, किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक में डेवलप करता है। This method of embryo sac formation from single megaspore is termed monosporic development. ये इंपॉर्टेंट है, क्या? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर मेगा स्पोर का ही डेवलपमेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि ड्रॉ सॉरी एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द फंक्शन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन बाय द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब जिसने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, और जिसने ये पर्टिकुलर टर्म पे ज़्यादा फोकस नहीं करा फिर वो क्या करता है, फिर वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, डाउटफुल रहता है वो केस। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में हमें पता होना चाहिए कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब सिंगल स्पोर से डेवलप होता है, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। तो अब डिटेल पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन की। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई which move towards the opposite poles forming the two nucleated embryo sac। अगर आपको ध्यान हो, मैंने ही कहा था कि जो चार हमारे मेगास्पोर्स हैं उसमें से बेटा तीन तो डीजनरेट हो गए, अब ये बचा था, इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस है, वो दो में डिवाइड कर जाएगा, तो क्या हो गया? टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक है। द टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर न्यूक्लिएटेड एंड लेटर द एट न्यूक्लिएटेड स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे माइटोटिक बट न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही है। माइटोटिक का मतलब क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होंगे, है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि दो से कितने होते हैं? चार बनते हैं, चार से आठ बनते हैं, तो अल्टीमेटली एट न्यूक्लियस वाली स्टेज जो है वो डेवलप हो जाती है ना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये था टू न्यूक्लिएटेड वाला, फिर बना था फोर न्यूक्लिएटेड, फिर बना था एट न्यूक्लिएटेड वाला, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स, ये जो माइटोटिक डिविजन्स हो रहे हैं, आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रही है, यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस हुई थी, यहाँ पे भी हुई थी, यहाँ पे भी हुई थी, तीन बार कैरियोकाइनेसिस हुई है। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल वॉल या साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ था, राइट, ये हमने पढ़ा था। तो बिल्कुल ये इसमें वही आगे बोल रहा है कि नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे सेल वॉल नहीं बनी, बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुई थी, ठीक है। आफ्टर एट न्यूक्लिएटेड स्टेज, जब आठ न्यूक्लियस बन गए, अब साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि सेल वॉल्स आर लेट डाउन, मतलब साइटोकाइनेसिस बंद होती है, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक, और तब जाके हमारा क्या बनता है? एक एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। इसमें हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं किस तरीके से ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक में हमारा अलग अलग सेल्स बने हैं। Six of the eight nuclei are surrounded by the cell walls and organized into cells। तो इसमें से आठ में से छह तो सेल्स में आ गए। कौन है छह? देखो, तीन तो एंटीबॉडल्स में आ गए, दो सिनर्जिड्स में आ गए और एक एग में आ गया, तो हो गए छह। बचे दो, कौन से? पोलर न्यूक्लियाई। तो ये किस में रहते हैं? ये सेंट्रल सेल में रहते हैं। देखिए, द रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो वो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। There is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac
The three cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. क्या मतलब है? देखिए, एग apparatus किसको बोलते हैं देखते हैं। तो एग apparatus पता है हमने बेटा किसको बोला है? ओके, एग apparatus हमने बोला है synergids प्लस एग। तो ये क्या है बेटा? एग apparatus, synergids प्लस एग। तो यानी कि माइक्रोपाइलर एंड पे ये जो तीन सेल्स हैं, इन तीनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? एग apparatus बोल सकते हैं। यही इन्होंने कहा है। द एग apparatus in turn consists of two synergids and one egg, है ना? The synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट टर्न पे कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये सेल वॉल की थिकनिंग है। बेसिकली इसमें सेल वॉल जो है वो ज्यादा थिक है ना, इन स्ट्रक्चर्स में, फिलीफॉर्म एपरेटस में। ये फिलीफॉर्म एपरेटस है क्या? तो थिकनिंग्स है, सेल वॉल यहाँ पे इस मतलब ज़्यादा मोटी हो गई है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, उसी को हमने क्या कहा है? फिलीफॉर्म एपरेटस। अभी करते क्या है देखते हैं। विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। तो ध्यान है, हमने पढ़ा था कि माइक्रोपाइलर एंड, जो हमने पढ़ा था बेटा यहाँ पर कि ये वाला माइक्रोपाइलर एंड था, है ना, यहाँ से फिर एंट्री करता है कोई भी पोलन ट्यूब। तो वो कहाँ पर एंट्री करता है? माइक्रोपाइल की तरफ, यहाँ से एंट्री करेगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री कहाँ करेगा? सॉरी, तो वो फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू आएगी पोलन ट्यूब, और फिर वो किस में जाके अंदर एंटर करेगी? सिनर्जिड्स में जाके एंटर करेगी। तो सिनर्जिड्स में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकती, किसके थ्रू एंटर करेगी? फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एंटर करेगी। ठीक है, ओके। द थ्री सेल्स लोकेटेड एट द चलाजल एंड एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। तो बेटा ये वाले जो तीन सेल्स हैं, ये हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल। ये भी, ये भी, ये भी, तो तीन हमारे पास एंटीपोडल्स हो गए। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज टू पोलर न्यूक्लियाई। तो टिपिकल एक एंजियोस्पर्म सेल, एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर क्या है? 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल्स हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात है। मान लो अगर किसी में उस टाइम पर मतलब अगर ये इमेच्योर है, तो इमेच्योर होगा तो ये रेशो जो है, जो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है वो केवल 8 न्यूक्लिएटेड ही बता दे क्वेश्चन में कि पर्टिकुलर 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, और वो आगे जाके एम्ब्रियो सैक बना देता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन मैच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? 8 न्यूक्लियस होते हैं लेकिन 7 सेल्स भी होते हैं। ठीक है, ओके। पॉलिनेशन वाला पार्ट हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमें बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए। देखिए, इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए आता है। डेवलपमेंट मतलब सीधे यहाँ से लेकर के ये एक पर्टिकुलर मेगास्पोर मदर सेल से लेकर के पूरा एम्ब्रियो सैक तक, ये पूरा डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है। कभी कभी ये आता है कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का एक पर्टिकुलर डायग्राम बना दो, वेल लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये डायग्राम्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉलिनेशन पे। तो पॉलिनेशन क्या होता है? मैंने आपको एक टर्म बताई थी, एक चीज बताई थी। मैं आपको वापस लेके चलता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग पे, जब मैंने चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग करके बताई थी, और मैंने आपसे ये कहा था कि ये होते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने प्री फर्टिलाइजेशन में आपको बताया था कि गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट ट्रांसफर होता है। गैमीट बनता कैसे है, मेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल गैमीट कैसे बनता है, वो हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? गैमीट को ट्रांसफर कराना है। तो गैमीट ट्रांसफर पढ़ने वाले हैं, यानी कि मेल का गैमीट और फीमेल के गैमीट के पास जाएगा कैसे। कहने का मतलब शॉर्ट में, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वही होता है गैमीट ट्रांसफर, है ना। तो गैमीट ट्रांसफर हम यहां पर क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेशन बोलते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज काइंड ऑफ अ गैमीट ट्रांसफर स्टेज। टेक्निकली बिल्कुल एग्जैक्टली अगर बताऊं तो गैमीट ट्रांसफर तो नहीं है, गैमीटोफाइट ट्रांसफर होता है यहाँ पर टेक्निकली एग्जैक्ट अगर बताऊं तो। लेकिन हम इसको गैमीट ट्रांसफर वाला स्टेज फिलहाल कह सकते हैं। तो पॉलिनेशन वो स्टेज है। ठीक है, पॉलिनेशन आपने बचपन में पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? कि फॉर एग्जाम्पल ये स्टिग्मा है, और स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन कोई भी आके लैंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना। द ट्रांसफर ऑफ
and pollen grains from the anther to stigma of a flower is known as pollination। फिर आपने दो टाइप्स पढ़े थे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस्ड है। देखो सेल्फ क्रॉस तो यहाँ पे भी है, लेकिन सेल्फ क्रॉस को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके गए हैं और उसको हम सेल्फ क्रॉस नहीं बोलते। तो सेल्फ क्रॉस नहीं बोलते तो फिर क्या बोलते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे फ्लावर ही थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं, तो थोड़ा सा केस अलग है। प्लस हमने इस चीज को भी महत्व दिया है कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसके पास एक फ्लावर यहाँ पे ऐसे फ्लावर है, ठीक है, और एक फ्लावर उसका यहाँ पर है, ठीक है। अब मान लीजिए पॉलिनेशन हुआ है सेम प्लांट में, प्लांट सेम है, लेकिन इस फ्लावर से इस फ्लावर में चला गया, तो ये क्या एक क्रॉस पॉलिनेशन है या सेल्फ पॉलिनेशन है? तो यहाँ समस्या आती है ना कि इसको क्रॉस बोलेंगे या सेल्फ बोलेंगे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल या डीएनए कहेंगे तो डीएनए तो इसका और इसका सेम ही है, तो वेरिएशन तो आएगा नहीं। तो ये सेल्फ में आएगा कि क्रॉस में आएगा, तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो हमने सेल्फ और क्रॉस का चक्कर ही खत्म करा, हमने कहा इसको टर्म ही अलग देंगे। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर फ्लावर यहाँ पर है और एक पर्टिकुलर फ्लावर यहाँ पर है और यहाँ से अब यहाँ जाता है, मतलब प्लांट ही चेंज हो गया, तो नो डाउट ये तो बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन ही है ना। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या क्या पर्टिकुलर चीजें दे रखी है। ओके, इन प्रीसीडिंग सेक्शंस, मतलब पहले जो सेक्शंस आ चुके हैं, यू हैव लर्नड दैट द मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। आपको पता है कि मेल गैमीट जो होता है वो पोलन ग्रेन के अंदर होता है और फीमेल गैमीट जो होता है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है ना। ये हमने पढ़ लिया रेस्पेक्टिवली। एज बोथ ऑफ दीज गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, मतलब जो पोलन ग्रेन है, हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है लेकिन वो अपने आप नहीं जा सकता, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पोलन ग्रेन के पंख लगे हुए हैं और उसने पंख फड़फड़ाए और वो चला गया, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, अपने आप मूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। अगर हमें फर्टिलाइजेशन कराना है तो इसका मतलब उन दोनों को साथ में लाना पड़ेगा। अब लाना पड़ेगा से क्या मतलब है? ऐसे कैसे ला सकते हैं? अपने आप, अपने आप नहीं, नेचर की मदद लेते हैं, ठीक है। तो कैसे अचीव होता है? हाउ इज दिस अचीव्ड? तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम प्रोसेस अपनाते हैं वही क्या है बेटा? पॉलिनेशन है, ठीक है। अब द ट्रांसफर ऑफ पॉलन शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। तो देखो ट्रांसफर कर रहे हैं हम किसका? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कर रहे हैं टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर रहे हैं, इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। और पॉलन ग्रेन आएगा कहाँ से? शेड फ्रॉम द एंथर। शेड मतलब झाड़ देना, है ना। तो एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगा, वहां से रवाना कर देगा, भाई छोड़ देगा कि भाई जाओ तुम अब स्टिग्मा के पास जाओ, है ना। दैट इज बेसिकली पॉलिनेशन। तो द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन। मतलब तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के इन्होंने मेथड्स अडेप्ट करे हैं ताकि पॉलिनेशन अचीव हो सके, ठीक है। दे कैन मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स, हो सकता है कि वो एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज करें। जैसे कि एक्सटर्नल एजेंट्स का मतलब हो गया जैसे कि वाटर का यूज कर सकते हैं भाई, विंड का यूज कर सकते हैं, इंसेक्ट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं। इंटरनल एजेंट तो कुछ यूज ही नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई इंटरनल एजेंट तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट्स ही पॉसिबल है, ठीक है। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो किस किस तरीके के पॉलिनेशन हो सकते हैं? सेल्फ और क्रॉस तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तो पॉलन कहाँ से आ रहा है उसके बेसिस पे हमने पॉलिनेशन को बेटा थ्री टाइप्स में डिवाइड करा है। सबसे पहला है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब अपने आप, सेल्फ, और गैमी मतलब फ्यूजन, तो अपने आप से ही फ्यूजन कर ले। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है बेटा कि एक पर्टिकुलर फ्लावर था, उस पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के साथ साथ एंथर भी प्रेजेंट था, तो ये एंथर भी है और यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी है, तो यहीं से यहीं ट्रांसफर हो गया। दैट इज बेसिकली ऑटोगैमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में। ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, है ना। ओके, in the normal flower which opens and exposes the anther stigma, complete autogamy is rare. Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity. Also, the anther and stigma should lie close to each other so that no self-pollination can occur.
सो दैट सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर। क्या मतलब है इन सब का? देखिए यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मल फ्लावर जो होता है वो सबसे पहले ओपन होना चाहिए, मतलब वो खिलना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं बेटा जो खिलते नहीं है, जो कि खिलते नहीं। तो अब पर्टिकुलरली कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो खिलते हैं, कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो खिलते नहीं हैं, वो मैं टॉपिक कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन अभी मैं ये वीडियो इतनी ही बना रहा हूँ, इसके बाद वाली वीडियो में कवर करूंगा ऑटोगैमी, यहाँ से कवर करेंगे कि नॉर्मल फ्लावर में पर्टिकुलरली हुआ कैसे था, ठीक है। ओके।